सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे वर्क, पावर और एनर्जी, जो कि चैप्टर हम लोग पहले जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्क, फिर पावर, फिर एनर्जी। सबसे पहले हम लोग वर्क की बात करते हैं। वर्क क्या होता है, किसे बोलते हैं, इसका न्यूमेरिकल कैसे बनाया जाएगा, और इसके जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं कि वर्क होता क्या है। जो जनरली हम लोग आम बोलचाल की भाषा में काम बोलते हैं वो डेफिनेशन नहीं है इसका। यहाँ पे कुछ दूसरा ही डेफिनेशन है। यहाँ पे वर्क बोला जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क बोलते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट in the direction of force। कंडीशन ये भी है कि जो प्रोडक्ट यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में। मान लिया जाए कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिस पे हम लोग फोर्स F लगाए, और जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो, तब इस फोर्स और इस डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब मान लिया जाए कि ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाता, ये डिस्प्लेसमेंट इधर हो जाता, तब क्या वर्क नहीं होता? तो हमको ये कैलकुलेट करना होता या निकालना पड़ता कि फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो इस S को हम लोग फोर्स के डायरेक्शन में देखते हैं, तो फोर्स के डायरेक्शन में कितना हो जाता, ये इधर गया था S, इसको हम लोग कंपोनेंट तोड़ दे तो ये जा करके यहाँ तक आ जाता है। यानी फोर्स के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना ना हो करके कितना हुआ है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट। तब हम लोग क्या बोलते हैं वर्क, कि वर्क बराबर F इंटू एस। आगे इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि वर्क कौन सा क्वांटिटी है। तो वर्क एक, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इट्स यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। इसमें यानी इसका यूनिट न्यूटन मीटर, और इसी को और बोला जाता है जूल। इसका डायमेंशन क्या होगा, इट्स डायमेंशनल फार्मूला, ये भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। न्यूटन फोर्स का क्या होता है, यूनिट इसको और लिख सकते हैं kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स का kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और 1 मीटर और ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग इसका डायमेंशन निकाल लेंगे। kg का मास का m कितना है, 1 m यानी लंबाई का l का 2, s यानी टाइम -2। ये हो गया, क्या हो गया, डायमेंशन। अब हम लोग देखते हैं कि जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में नहीं हो तब हम लोग वर्क डन कैसे निकालेंगे। उसके लिए हम इसको मिटाते हैं। सपोज मान लिया जाए ये एक बॉडी है,
बॉडी पे हम लोग क्या लगाएं, फोर्स लगाएं। फोर्स कितना लगाएं, एफ। इस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस, एस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। फोर्स एफ लगाएं तो डिस्प्लेसमेंट कितना, एस। यानी अभी जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। देखिए इधर फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर ही। तब हम लोग वर्क डन बराबर W बराबर एफ इंटू एस। लेकिन ऐसा नहीं हो, तब मान लिया जाए ये एक बॉडी है, हम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएं और तब डिस्प्लेसमेंट जो हो इधर हो, एस डिस्प्लेसमेंट। सेंटर मानते हैं यहाँ, बॉडी पे फोर्स हम लोग इधर एफ लगाएं, एफ फोर्स लगाएं। अब हमको वर्क डन निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क डन नहीं हो रहा है। हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है। इस चीज़ निकालने के लिए हम लोग कंपोनेंट तोड़ना जानते हैं। तो एक कंपोनेंट इस एस को, डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के ऊपर तोड़ दें, या दूसरा तरीका है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर फोर्स कितना लग रहा है, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये दिया हुआ है कि ये थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। हम लोग इस एस को यानी डिस्प्लेसमेंट को दो भाग में तोड़ते हैं। तोड़ने का तरीका क्या होगा, एक तो यहाँ रह जाएगा और ये एक डिस्प्लेसमेंट इधर तोड़ देंगे। यानी हम लोग फोर्स को दो भाग में तोड़ रहे हैं। अब हम लोग जानते हैं कि F यानी फोर्स को, ये लेंथ उसका क्या दिखाता है, मैग्नीट्यूड। इस फोर्स को हम लोग देख रहे हैं कि इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना लग रहा है। दूसरा तरीका क्या होता है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग फोर्स पे तोड़ देते, तो ये एक इसका कंपोनेंट इस पे जाता और एक इसके परपेंडिकुलर। अब हमको निकालना है कि जो फोर्स का वैल्यू है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कितना है। तो निकालिए, हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या लगाएंगे हम लोग, ये वाला वैल्यू हमको निकालना है, ये वाला वैल्यू और इधर, यानी ये फोर्स का कंपोनेंट टूटेगा तो ये यहाँ तक आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट। इस फोर्स को इधर तोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एफ कॉस थीटा और ऊपर वाला कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। अब हम लोग देखते हैं ये आया कहाँ से, तो हम लोग नेमिंग करते हैं ए, ये एफ हुआ, बी और ए बी हुआ। ये एफ कॉस थीटा कहाँ से है और एफ साइन थीटा कहाँ से है, इसके लिए हम लोग देख लेते हैं। ट्राइंगल ओ ए बी में, इन ट्राइंगल ओ ए बी में हमको निकालना है कौन सा, इस फोर्स का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में निकालना है। इस फोर्स का वैल्यू किसके डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में। इसके लिए हम लोग ट्राइंगल बनाएं ओ ए बी। ओ ए बी में चलेंगे हम लोग कॉस थीटा बराबर लगाते हैं, कॉस थीटा बराबर। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। तो हम लोग बेस हो जाएगा ओ बी और बटा कर्ण कौन सा हो जाएगा, ओ ए। ओ बी का वैल्यू नहीं पता है हम लोग को जो निकालना था, और ओ ए का वैल्यू एफ हम लोग को पता है। यानी यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, ओ बी बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एफ कॉस थीटा। यानी हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, एफ कॉस थीटा। यही वाला हम लोग पहले लिखे थे। उसी प्रकार से अगर साइन थीटा लगाते तो ये परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस हो जाता और इस परपेंडिकुलर का वैल्यू निकल जाता। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है वर्क। तो वर्क बराबर हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट किधर होना चाहिए, फोर्स के डायरेक्शन में। तब हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल जो वर्क डन होगा, वर्क डन बराबर, अब देख रहे हैं कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर फोर्स कितना लग रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है एस और फोर्स कितना लगा, टोटल फोर्स का कॉस से प्रोडक्ट करने के बाद, यानी एफ कॉस
थीटा। यानी हम लोग को यहाँ से क्या मिल गया, ये वर्क डन। इसी को और ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा। अब हम थीटा का वैल्यू नहीं रखे, कंडीशन ये है थीटा का वैल्यू हम लोग नहीं रखे हैं। थीटा का वैल्यू हम लोग एक एक करके देखते हैं, रख करके वैल्यू कि जब सेम डायरेक्शन में रहेगा तब क्या ये फॉर्मूला सही है या गलत है, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तब ये सही है या गलत है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा तब ये सही है या गलत है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले केस 1 चलते हैं। When angle between force and displacement is 0 डिग्री। तो 0 डिग्री कब होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। मान लिया जाए ये एक बॉडी है तो 0 डिग्री कब होगा, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और फोर्स भी उधर ही लगा है। 0 डिग्री कैसे होता है, 0 डिग्री एक ये है और इसी पे एक लाइन आ जाए तब क्या कहलाता है, उसी डायरेक्शन में, तब ये क्या कहलाता है, 0 डिग्री। यानी जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स लगाया जाए तब ऐसे केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ एंगल जो है वो कितना है, 0 डिग्री है। अब हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाते हैं, W बराबर यानी वर्क बराबर एफ एस कॉस थीटा, यानी एफ इंटू एस कॉस थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। हम लोग जानते हैं एफ एस कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी एफ इंटू एस। यहाँ से हम लोग को मिल गया कि W बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। और ये बात हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, कि जब डायरेक्शन सेम हो, यानी बॉडी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो डायरेक्टली वर्क डन बराबर क्या होता है, एफ इंटू एस। और ये हम लोग इस फॉर्मूला से भी निकाल लें, यानी 0 डिग्री रख करके। अब दूसरा देखते हैं कि जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री हो जाए, दूसरा केस में 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो 90 डिग्री डिस्प्लेसमेंट। दूसरा केस क्या था हम लोग के पास, जब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन 90 डिग्री। बताइए एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री कैसे होगा। मान लिया जाए ये एक बॉडी है, 90 डिग्री कैसे होता है, 90 डिग्री यानी ये एक इधर और एक इधर, तब ये होता है 90 डिग्री। यानी कि कोई एक फोर्स हो जाएगा और कोई एक डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तब ऐसे केस में जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। मान लिया जाए हम लोग फोर्स इधर लगाएं और डिस्प्लेसमेंट किधर हो, इस डायरेक्शन में हो। हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तब हम लोग देख रहे हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। इस केस में वर्क डन क्या होगा, उस चीज़ को निकालना है। तो वर्क डन बराबर क्या हम लोग फार्मूला पढ़ें, वर्क डन बराबर पढ़ें W बराबर एफ एस कॉस थीटा। इस बार थीटा का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। एफ का एफ एस कॉस 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। यानी W बराबर क्या मिल गया, वर्क बराबर क्या मिल गया। यहाँ से हम लोग ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि हमने जो फोर्स लगाया, यानी बॉडी पे जिस फोर्स के लिए हम लोग वर्क डन निकाल रहे हैं, फोर्स F जो हमने इस बॉडी पे लगाया था अपवर्ड की ओर F, और डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर, हमने जो फोर्स लगाया उस फोर्स के द्वारा क्या हो रहा है, वर्क डन 0 हो रहा है। यानी जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसकी वजह से बॉडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हो किसकी वजह से रहा, कोई अदर फोर्स होगा। यानी हम जिस फोर्स के लिए वर्क डन निकाल रहे हैं उस फोर्स के लिए वर्क डन का वैल्यू क्या है, 0। और ये हम लोग फॉर्मूला से निकाल करके आए। तीसरा केस हम लोग देखेंगे। तीसरा केस क्या होगा कि व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री। चाहे आप और भी एंगल रख करके देख सकते हैं, 150 डिग्री, 90 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री। इस बार फिगर से समझते हैं कि 180 डिग्री कैसे होगा।
तो 180 डिग्री कैसे होता है? जब एक लाइन इस डायरेक्शन में हो और इसके जस्ट अपोजिट एक लाइन हो तब, यानी यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री? 180 डिग्री। सेम काम यहाँ पे होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स किधर लगना चाहिए? इधर। तब इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। इस बार देखते हैं हम लोग निकाल करके कि वर्क डन का वैल्यू क्या आता है। cos 180 डिग्री का वैल्यू, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? -1। यानी यहाँ से जो वर्क डन का वैल्यू आया क्या आया? नेगेटिव आया। हम लोग ये देख रहे हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे में जो वर्क डन होगा, वर्क डन किसके लिए निकाल रहे हैं? जो फोर्स हमने दिया है, यानी हम जो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स के लिए वर्क डन का वैल्यू क्या आ रहा है? निगेटिव। इसका मतलब ये हो रहा है कि हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसका मतलब समझते हैं बेसिक सा। मान लिया जाए ये एक बॉडी है, इस बॉडी को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर की ओर उठा रहे हैं। तो एक तो इस बॉडी पे फोर्स हम लगा रहे हैं और दूसरा ग्रेविटी के द्वारा लगाया जा रहा है। ग्रेविटी क्या कर रहा है? वो नीचे की ओर खींच रहा है और ये बॉडी को हम ऊपर की ओर खींच रहे हैं। यानी जो हम फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की वजह से जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी राइज कर रहा है। लेकिन पृथ्वी क्या कर रहा है? उसका ग्रेविटेशनल फोर्स, वो तो इस पर नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारे द्वारा फोर्स लगाया गया, हम जिधर फोर्स लगा रहे हैं उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी हमारे द्वारा जो फोर्स लगाया गया उस फोर्स के लिए वर्क डन का वैल्यू पॉजिटिव, और पृथ्वी के द्वारा जो लगाया गया फोर्स होगा उस फोर्स के लिए वर्क डन का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव। एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स zero if body lift upward, sorry zero नहीं, negative. Work done by gravitational force is negative if body lift upward. ये 3 केस था। इन तीनों केस में हम लोग एक एक करके देखें। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं इसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है। पॉजिटिव वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन का मतलब, वर्क डन एक तो पॉजिटिव आ रहा था और दूसरा वर्क डन आ रहा था निगेटिव आ रहा था। दोनों का मतलब समझते हैं, ये नोट पॉइंट है। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या हो रहा था? तो जैसे हम बॉडी को पॉजिटिव कब आ रहा था? जब हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उसी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो। यानी एक बॉडी को क्या कर रहे थे कि हम फोर्स लगा रहे थे और वो बॉडी क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। जरूरी नहीं है इधर फोर्स लगाए तो इधर भी जा सकता है। यानी बॉडी मेरे फोर्स की वजह से क्या कर रहा था? मूव कर रहा था। यानी जिधर फोर्स लगा रहे थे उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो। इस केस में पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब क्या हो रहा था कि हम इस बॉडी को क्या कर रहे थे? फोर्स लगा रहे थे। यानी इस बॉडी को क्या कर रहे थे? हम लोग एनर्जी दे रहे थे। एनर्जी क्या कर रहे थे? पॉजिटिव का मतलब होता है टू गिव एनर्जी टू द बॉडी। हम लोग बॉडी को एनर्जी दे रहे थे। किस केस में? जब वर्क डन क्या हो रहा है? पॉजिटिव। लेकिन अपोजिट कब हो रहा था? यानी हम फोर्स लगा रहे हैं इधर और एक और कोई फोर्स है जो इधर लगा रहा है। तो मेरे वाले फोर्स के लिए, यानी हम जो फोर्स लगा रहे हैं बेसिक सा, ये फोर्स हुआ F1 और ये हो गया F2। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो F2 के लिए जो वर्क डन का वैल्यू होगा वो क्या होगा? निगेटिव। F2 का काम समझिए, यानी डिस्प्लेस किसकी वजह से कर रहा है? वो F1 की वजह से इस डायरेक्शन में, F1 की वजह से इस डायरेक्शन में S डिस्प्लेस हो रहा है। F2 का काम क्या हुआ? रोकने का काम हुआ। यानी ये क्या कर रहा है? इस बॉडी से एनर्जी को क्या कर रहा है? वापस ले रहा है। यानी नेगेटिव वर्क का मतलब होता है टू टेक एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। ये
वर्क डन का पॉजिटिव का मतलब किसी बॉडी को एनर्जी देना, और नेगेटिव वर्क डन का मतलब क्या, किसी बॉडी से एनर्जी लेना। ये था पॉजिटिव और नेगेटिव का नोट पॉइंट। अभी हम लोग ये जो सारा पढ़े वो कांस्टेंट फोर्स के लिए था। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, यानी वैल्यू, फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन क्या ज़रूरी है कि हम लोग एक बॉडी पे हमेशा फोर्स बराबर ही लगाते रहे? तो ये सारे वाले फोर्स हम लोग जितने देखे वर्क डन, वो किसके लिए था, कांस्टेंट फोर्स के लिए। लेकिन एक और टर्म आता है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स के लिए कैसा होगा, इसको हम लोग ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ से कैसे समझेंगे, तो मान लिया जाए फर्स्ट था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और दूसरा है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब वेरिएबल कैसे होगा, तो हम लोग अगर ग्राफ देखें तो ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है। वेरिएबल कैसे होता है, वेरिएबल होने का केस क्या होता है, ये वाला बना रहे हैं, यानी ये क्या है, कांस्टेंट है। फोर्स का वैल्यू जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस तरीके से फोर्स का वैल्यू भी क्या हो रहा है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो ये फर्स्ट वाला केस है। लेकिन वेरिएबल कब होगा, वेरिएबल कहने का मतलब फोर्स का वैल्यू क्या हो, चेंज हो। मान लिया जाए कि ग्राफ ऐसे बना दिया जाए, तब देखिए तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कुछ है, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कुछ है, यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कुछ है, देखिए, यानी हर एक जगह पे वैल्यूज का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब हमको क्या निकालना है, इस यानी वेरिएबल फोर्स के द्वारा क्या करना, निकालना है वर्क डन, यानी जब फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब इसके लिए हम लोग समझते हैं फर्स्ट वाले कांस्टेंट के केस में क्या होता है। कांस्टेंट के केस में ये था F इंटू एस वर्क बराबर, मान लिया जाता कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाया था जिससे डिस्प्लेसमेंट कितना होता, 10 मीटर। तब हम लोग वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफ का वैल्यू कितना 10, एस का वैल्यू कितना 10, यानी 100 न्यूटन। ये कांस्टेंट फोर्स के लिए हो गया। हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फोर्स, और ये वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को गुना कर दे रहे हैं। जरा देखिए तो फिगर से कि ये वाला लाइन विड्थ हो जाएगा और ये वाला लेंथ हो जाएगा, तो विड्थ इंटू लेंथ बोल सकते हैं कि नहीं, यानी लंबाई गुने चौड़ाई, और लंबाई गुने चौड़ाई को क्या बोलते हैं, एरिया। यानी हम लोग देख रहे हैं कि अगर एरिया निकाल दें वर्क डन बराबर इस फिगर का, हम लोग अगर एरिया निकाल दें तो वो हमारा क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा, एरिया ऑफ फिगर। ये था कांस्टेंट वाला में। वेरिएबल वाला में भी सेम काम करना है, हमको क्या करना है, वर्क डन निकालना है। लेकिन कंडीशन ये है कि वर्क डन उसमें हम निकालेंगे कैसे, यानी एरिया हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है, उसका कोई डिफिनिट शेप नहीं है। मान लेते हैं कि ये कांस्टेंट वेरिएबल फोर्स है इन न्यूटन, इसका हम F बराबर देख लेते हैं 2s²। मान लेते हैं कि F बराबर क्या है। अब ये वेरिएबल कैसे होगा, तो जैसे जैसे s का वैल्यू चेंज होगा उसी तरीके से F का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा। नहीं है तो चेक करके देख लीजिए, 1 रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू कुछ आएगा, 2 रखेंगे तो फोर्स का वैल्यू कुछ आएगा। यानी जैसे जैसे 1, 2 डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू बढ़ेगा उसी तरीके से फोर्स का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकालेंगे समझिएगा। तो बात समझिए कि मान लिया जाए कि हम लोग एक लाइन का एरिया निकाल लेते, एक और लाइन का एरिया निकाल लेते, इस तरीके से हर एक लाइन हर एक इंस्टेंट पे करके हम लोग अगर एरिया निकाल लें तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अब ये करना है कि हर एक इंस्टेंट पे एरिया निकलेगा कैसे, तो हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि ये तो अनडेफिनिट है, यानी इन्फिनाइट है, कहाँ तक भी जा सकता है, लेकिन हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है एरिया, ये बात ध्यान रखना है। एरिया कहाँ से, तो मान लिया जाए कि S1 से लेकर के हमको एरिया निकालना है S2 तक। अब हम एक एक लाइन का क्या करते हैं, एरिया निकालते हैं। एक एक लाइन कहने का मतलब क्या कि पहले यहाँ पे
फिर इस लाइन के पास, फिर इस लाइन के पास, ऐसे करके हर एक एक पॉइंट पे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एरिया। तो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है 2s²। यहाँ पे हम लोग एस एक एक पॉइंट पे, तो इस एक पॉइंट को हम लोग मानते हैं छोटा सा एकदम ds। ds किसको बोलते हैं, एकदम स्मॉल ds, यानी s का वैल्यू क्या है, एकदम इंस्टेंट है। अब बताइए कि एरिया बराबर क्या हो जाएगा, वर्क डन बराबर, वर्क बराबर इस पॉइंट के लिए हम लोग वर्क अगर निकालें तो एरिया क्या हो जाएगा, तो विड्थ और लेंथ, तो ds और इंटू एफ, यानी f इंटू ds। लेकिन क्या इससे हमारा पूरा एरिया निकल गया, हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना, S1 से लेकर के S2 तक। यानी इसी तरीके से हम लोग इस पॉइंट पे भी निकालेंगे, इस पॉइंट पे भी निकालेंगे, इस पॉइंट पे भी निकालेंगे और सारे को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इस जगह को हम लोग इस जगह के लिए मानते हैं कि यहाँ पे जो f का वैल्यू रखें f इंटू ds, f का वैल्यू 2s² ds। ये तो पूरा के लिए था, हम इस पॉइंट के लिए निकाले तो यहाँ पे एक S1 कर देते हैं, फिर 2s2 कर देते हैं, 2 यानी 1.5, 1.6, 1.7, इस तरीके से एक एक पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, एरिया निकाल लेते हैं। अब इस केस के लिए जब ऐसा आ जाए ढेर सारा, यानी बहुत सारा आ जाए, तो इस तरीके को, यानी इसको ऐड करने का एक तरीका होता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी इन सारे को अगर हम इंटीग्रेट कर दें, जहाँ से जहाँ तक इंटीग्रेट करना है या एरिया निकालना है वहाँ तक, तो ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, S1 से लेकर के S2 तक, S1 से लेकर के S2 तक हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या दे देगा, एरिया दे देगा। और यही क्या हो जाएगा हमारा वर्क में, f का वैल्यू कितना है, 2s² इंटू ds। ये हो गया S1 और ये हो गया S2। ये था वेरिएबल फोर्स के द्वारा एरिया निकालना। यानी फार्मूला क्या मिल गया मेरा, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू ds, S1 से लेकर के S2 तक। इसको नोट कीजिए, ये हो गया वेरिएबल फोर्स के द्वारा। अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे। पहला कांस्टेंट फोर्स के द्वारा न्यूमेरिकल, दूसरा वेरिएबल फोर्स के द्वारा न्यूमेरिकल, इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल, और ग्राफ से न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, इस चीज़ के लिए हम लोग अगले वीडियो में न्यूमेरिकल देखेंगे। और आप लोगों को क्या करना है पता ही होगा, वीडियो को लाइक करना है, जो नहीं समझ में आए वो ग्रुप में पूछना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।